गर्मी में गरीब बहू का नहर के ऊपर ठंडा ठंडा ससुराल। अरे यार, तुमसे कहा था ना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं इसमें भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, और यहाँ तक कि किसी को इस बारे में भी नहीं बता सकती। अब तुम खुद ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। अभी मैं चलती हूँ, और बार बार मुझे इस तरह फोन मत किया करो। तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। संगीता कॉल कट कर देती है और वो बाहर आंगन में खड़े होकर छुप कर किसी से बात कर रही थी। उसके बाद वो घर के अंदर आती है। अरे तुम कहाँ चली गई थी? जल्दी से मेरा नाश्ता दे दो, मुझे काम पर भी जाने के लिए देर हो रही है। जी बस अभी लगा देती हूँ। इतना कहकर संगीता चूल्हे पर खाना बनाने चली जाती है, लेकिन उसे वहां बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अरे बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी के मारे जान निकली जा रही है। अपने 2 साल के बेटे की रोने की आवाज सुनकर संगीता खाना बनाना छोड़कर अंदर जाती है, जहां पर उसकी सास शांति उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। देख बेटा, कितना ज्यादा रो रहा है। गर्मी में बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और ऊपर से हमारे घर में सिर्फ एक ही पंखा है। इसमें बच्चे कैसे रह पाएंगे? अभी आगे आगे और गर्मी बढ़ेगी तो समझ नहीं आ रहा कि हम सब कैसे रहेंगे। अरे मेरा तो अभी से ही इस गर्मी में बुरा हाल हो रहा है। अभी से ही कितने ज्यादा पसीने आ रहे हैं। अब बाहर जाने लायक भी नहीं है गर्मी में, और घर में रहकर भी इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। पूरा परिवार गर्मी की वजह से चिंतित था, और उनके घर में क्योंकि सिर्फ एक पंखा था तो इसलिए उन्हें और ज्यादा चिंता हो रही थी कि आखिर उनकी गर्मी कैसे बीतेगी। संगीता अपने बेटे को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी शायद गर्मी ही परेशान कर रही थी। अले ले ले बेटा, चुप हो जा, ऐसे नहीं रोते हैं। क्यों इतना रो रहा है तू आज? रोहन नाश्ता करके अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक खेत पर पहुंच जाता है, और वो अपने खेत में काम कर रहा था। सच में इतनी भीषण गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। इतनी मुश्किल से खेत का काम कर रहा हूँ, लेकिन अब लगता है सिर घूम रहा है। रोहन भी इतनी गर्मी में काम करके परेशान हो गया था, इसीलिए वो वहीं पर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। गर्मी के मारे तो हालत खराब हो रही है। वहीं आज संगीता अपने 2 साल के बेटे को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा घमौरियां भी हो गई थी। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया है? यार चुप ही नहीं हो रहा है, बहुत देर से रो रहा है। देखिए, गर्मी की वजह से बच्चे को बहुत परेशानी हो रही है। आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे को काफी ज्यादा घमौरियां हो गई हैं। संगीता अपनी नंद रिया के साथ घर वापस आ रही थी। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी है, हम बड़े ही गर्मी से परेशान हो जाते हैं, तो ये बच्चों की हालत तो और ज्यादा खराब हो ही जाती होगी। हमें कुछ तो करना होगा। इतनी गर्मी में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस तरह बात करते हुए दोनों घर वापस आ जाती हैं, और घर आने के बाद भी उन्हें गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही थी। रात को जब खाना खाकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं, और संगीता भी जब अपने कमरे में पंखे के नीचे लेटी हुई थी, और संगीता अपने बेटे को हाथ वाले पंखे से हवा कर रही थी। बहुत गर्मी हो रही है, चिंटू को भी पूरी तरह से घमौरिया हो गई है। हमें कुछ करना चाहिए, इतनी गर्मी में बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन पहले ही मैंने खेत में फसल करने के लिए कीटनाशक और फर्टिलाइजर करने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। घर का किराया भी देना है। अभी तो कूलर खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। फसल तैयार होने में भी अभी समय लगेगा। इस तरह दोनों परेशान हो जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि हमारी गर्मी कैसे कटेगी। लगता है मुझे कुछ और ही जुगाड़ करना होगा। इसीलिए अगले ही दिन संगीता बहुत सारी मिट्टी और थोड़ा सा गोबर और थोड़ी सी घास लेकर आती है। चलो, मैंने इतनी मिट्टी और घास तो इकट्ठी कर ली है। अब जल्दी से थोड़ी और मिट्टी और गोबर लेकर आती हूँ। संगीता फिर से तसला लेती है, और वहीं थोड़ी दूर से वो घास, मिट्टी और गोबर लेकर आती है, और वो सारा सामान घर के अंदर लेकर आती है, और उसके बाद उन तीनों को मिक्स करने लगती है। अरे बेटा, तू ये सब क्या कर रही है? मम्मी जी, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, और हमारे पास कूलर खरीदने के भी पैसे नहीं है। चिंटू भी हमेशा गर्मी में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हुआ रहता है और काफी परेशान रहता है। उसे बहुत ज्यादा घमौरियां हो गई है। डॉक्टर ने कहा है उसे बिल्कुल भी गर्मी में नहीं रहना है, वरना काफी परेशानी हो सकती है। भाभी, इतनी गर्मी में हम खुद तप रहे हैं, और हमें खुद गर्मी में भी बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा है। सच में हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यश भी जब नहा कर आता है। नहाने के बाद भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कितना ज्यादा गर्म पानी था, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मैं तो भैया के पास खेत में जा रहा हूँ, वहां जाकर जो नहर है ना, उसी में जाकर नहा लूंगा, तो जाकर थोड़ा अच्छा लगेगा। उसका पानी कम से कम यहाँ से तो ज्यादा ठंडा ही होता है। इतना कहकर यश वहां से चला जाता है। इनका सही है, हमारे गांव में बिल्कुल पास में एक छोटा सा तालाब था, अब वो भी सूख गया है। ऊपर से हमारा खेत भी कितनी ज्यादा दूर है। अगर थोड़ा पास होता तो मैं भी नहर में तैरने के लिए चली जाती,
इतनी गर्मी में तो वहां जाने में ही हालत खराब हो जाएगी। मैं भी जरा बाहर जा रही हूँ, अंदर तो बहुत गर्मी है। इतना कहकर शांति भी वहां से चली जाती है और उसके बाद संगीता और रिया दोनों मिलकर घर की दीवारों को अंदर से लीपना शुरू कर देते हैं। भाभी, क्या आपको लगता है कि सच में ये तरीका काम आएगा? इसकी मदद से क्या सच में घर ठंडा हो जाएगा? कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारी मेहनत खराब हो जाए। कम से कम कुछ न करने से कुछ तो होगा ना हमारे पास। पहले के जमाने के जो घर होते थे वो भी तो मिट्टी के ही होते थे, और घरों में मिट्टी और गोबर लगाया इसलिए जाता था ताकि घर को हम ठंडा कर सके। फिर तो ठीक है भाभी, चलो एक बार हम भी ट्राई करते हैं, क्या पता हमें सच में गर्मी से राहत मिल जाए। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वैसे भी इस घर की दीवारें थोड़ी खराब हो रही हैं, इससे कम से कम घर की थोड़ी सी मरम्मत तो हो जाएगी, ऐसे फिर अजीब नहीं लगेगा। उसके बाद संगीता और रिया दोनों मिलकर मिट्टी, गोबर और घास इन तीनों के मिक्सर को दीवार पर लगा देते हैं। पूरी तरीके से दीवार को लीपने के बाद दोनों बहुएं बुरी तरह से थक चुकी थी। भाभी, मैं तो सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन देखते हैं कि क्या इसके बाद सच में हमारा घर ठंडा होता है या नहीं। इसके बाद संगीता दीवार पर हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर देती है। उसके बाद घर में हल्की सी ठंडक आ जाती है और वो खिड़की से भी जो गर्म हवा आ रही थी वो घर में आकर ठंडी हवा में तब्दील हो रही थी। शाम को जब सब घर वापस आते हैं तो घर में ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये सब क्या कर दिया? पापा जी, इससे घर में थोड़ी सी ठंडक रहेगी इसलिए ऐसा जुगाड़ किया है। वैसे अच्छा, हल्की सी राहत तो लग रही है। जैसे और दिन जिस तरह घर एकदम तपता रहता था, आज कम से कम उस तरह की गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। हाँ, फिलहाल तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। उसके बाद सब खाना खाते हैं और आज घर में सबको थोड़ी सी राहत मिल रही थी। लेकिन अगले ही दिन वहां पर मकान मालिक आ जाता है। वो घर की हालत देखकर गुस्सा हो जाता है। अरे तुमने मेरे घर में क्या कर दिया? हाँ, पूरे घर में इतनी गंदी बास आ रही है, ऊपर से पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया है तुमने। दरअसल हम सब गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा सा जुगाड़ किया है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी घर में ठंडक का एहसास हो रहा है। कैसी ठंडक? कौन सी ठंडक? तुमने तो मेरे घर का हाल बेहाल कर दिया। अरे तुम्हें दिख भी रहा है कि तुमने किस तरह से घर को खराब कर दिया है। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिएगा, लेकिन पहले भी तो मिट्टी के घर होते थे, तो हमने बस वैसा ही सोचकर थोड़ा बहुत दीवार को लीप दिया था ताकि घर में थोड़ी ठंडक हो सके। और हमने आपको कहा था कि दीवारों में भी काफी नमी आ गई है और दीवारें काफी खराब हो रही थी। आपने भी हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा, तो तुम मतलब अपना दोष मेरे ऊपर ही डालना चाह रहे हो? अरे पहले ये सब बताओ, इस महीने का किराया कब दोगे? अभी तक तुमने पिछले महीने का भी किराया नहीं दिया है। अगर मुझे अभी किराया नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त घर से निकाल दूंगा। अभी हमारी फसल पूरी तरह तैयार नहीं हुई है और उसे पकने में थोड़ा समय लगेगा। आप हमें बस थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपको कुछ समय में सारा किराया दे देंगे। जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम आपको समय पर किराया दे देते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर कल सुबह तक मुझे किराया नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर बाहर निकालूंगा। मुझे भी पैसों की जरूरत होती है, अब ऐसे हर महीने तुम्हें थोड़े छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर मकान मालिक वहां से चला जाता है। और शाम को जब रोहन वापस घर आता है और उसे ये बात पता चलती है तो घर में सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। मैंने तो अपने दोस्त से पैसे उधार लेने का भी सोचा, लेकिन मुझे कहीं से भी पैसे नहीं मिल गए। समझ नहीं आ रहा है कि इस बार सब कुछ कैसे होगा। कोई बात नहीं बेटा, जो होगा जैसे होगा सब देख लेंगे, और किसी से भी बात करके देखते हैं कि कहीं से काम चल जाए। तो रोहन और रमेश दोनों कहीं से पैसे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। अगले दिन सुबह मकान मालिक फिर आता है और उन्हें घर से निकलने के लिए कह देता है। कृपा करके हमें थोड़ा और समय दे दीजिए। हमने पैसों का इंतजाम करने की कोशिश की लेकिन हम नहीं कर सके। देखो, मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। एक नए किराएदार आए हैं, मुझे उनके लिए दीवारों को भी साफ करवाना है। एक तो तुमने इस पर गंदगी फैला दी, शुक्र मनाओ कि उस चीज के पैसे नहीं ले रहा हूं मैं तुमसे। इस तरह मकान मालिक उनको घर से निकाल देता है। सब सामान पैक कर रहे थे और काफी परेशान थे। अचानक से हमारे साथ ऐसा हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है। एक तरफ सब सामान पैक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ संगीता बाहर छुपकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि अचानक से ऐसे फोन मत किया करो। तुम मुझे फंसाना चाहते हो क्या? अभी थोड़ी परेशानी चल रही है, बाद में बात करूंगी। इतना कहकर संगीता घर के अंदर आती है। तुम कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं, बस जरा बाहर गई थी कुछ सामान देखने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रिया भी अपने पड़ोसन शीला के घर आती है।
आंटी जी, हमें अचानक से मकान खाली करना पड़ गया है। क्या आपकी नजर में यहाँ कोई किराए पर मकान है? बेटा है तो, लेकिन सबको पता है कि तुम समय पर किराया नहीं देते हो, इसलिए तुम्हें कोई भी मकान अभी तो नहीं दे सकता। कभी होगा तो बता दूंगी। उसके बाद रिया निराश होकर घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद, अरे आप सब चिंता क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, हमारा खेत है ना, हमारे खेत में स्टोरेज हाउस है, हम सब वहाँ जाकर रह लेंगे। हाँ बेटा, लेकिन यही तो परेशानी है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है और वहाँ पर नहर भी है, वहाँ पर लोगों का इतना रहन सहन भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, खेत में रहना कैसे हो पाएगा? तो हम इतनी गर्मी में धूप में कहीं और घूम नहीं सकते, अब कहीं तो हमें आसरा ढूंढना ही होगा। इसके बाद सभी अपना जरूरत का सामान पैक करते हैं और उसके बाद अपने खेत की तरफ ही चलने लगते हैं। सब पैदल चलते हुए जा रहे थे और गर्मी से सबका हाल बेहाल हो रहा था। संगीता का 2 साल का बेटा चिंटू भी बहुत रो रहा था। उसने उसे कॉटन की चुनरी से ढका हुआ था। अरे लाला चुप हो जा, बस पहुंचने वाले हैं। मैं जानती हूँ कि बहुत गर्मी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सारी मार हम गरीबों को ही झेलनी पड़ती है। पहले से ही हमारे ऊपर इतनी मुसीबत थी और अब हमें घर से भी बेदखल कर दिया है। उसके बाद सब परेशान होकर अपने खेत में पहुंच जाते हैं और वहां पर जो एक छोटा सा स्टोरेज रूम था वहां पर अपना सामान रखकर बैठ जाते हैं। सबको वहां बहुत गर्मी लग रही थी। बाहर नहर है, चलो उसमें जाकर थोड़ी देर नहा लेते हैं, तब जाकर गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। उसके बाद सब बाहर आकर नहर में नहाने लगते हैं और संगीता अपने बेटे को लेकर बैठी हुई थी। उसके बेटे की हालत गर्मी से बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए अब जल्दी से मुझे कुछ करना होगा, इस तरह तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। ऐसे तो मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। सब नहर में बहुत एंजॉय करते हैं। अरे भाभी, आप भी आ जाइए, बड़ा मजा आ रहा है सच में यहाँ पर आकर। तो गर्मी से काफी राहत मिल रही है। मैं कैसे आ सकती हूँ? मैंने तो चिंटू को लिया हुआ है, मैं आऊंगी तो इसे कौन संभालेगा? सही कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं अब बाहर आ जाती हूँ, तू आकर नहा ले। शांति बाहर आती है और उसके बाद कपड़े बदल लेती है। कपड़े बदलने के बाद वो संगीता से चिंटू को ले लेती है, जिसके बाद संगीता भी नहर में जाकर पानी में एंजॉय करती है। हाँ सच में बहुत मजा आ रहा है, कितना ठंडा ठंडा पानी है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद सब नहर में नहा लेते हैं। फिर संगीता वहीं पर ईंट का चूल्हा लगा लेती है। चूल्हा लगाने के बाद वहां से लकड़ियां ढूंढ कर लाती है। उसके बाद वो आग जलाकर उस पर सबके लिए थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, उसकी रोटी बना देती है। सब खाना खाते हैं, लेकिन सबको यही चिंता हो रही थी कि रात को कैसे सोएंगे। लेकिन क्योंकि वहां पर खेत था और बहुत सारी आसपास फसल थी, साथ में वहां पर पीपल और नीम के पेड़ थे, इसकी वजह से वहां का मौसम थोड़ा ठीक था। तो सभी वहां खेत में ही चारपाई पर सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन संगीता नहर किनारे खड़ी होकर कुछ सोच रही थी, तभी शांति वहां आती है। अरे बेटा, क्या सोच रही है? मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम यहाँ पर अपना नहर पर जुगाड़ करके एक घर बना ले, क्योंकि वो स्टोरेज रूम तो बहुत अच्छा है और उसमें सब ठीक से भी नहीं सो पाएंगे और ना ही रह पाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन यहाँ पर घर बनाना कैसे मुमकिन है और हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? मम्मी जी, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मैंने बहुत से इलाकों में देखा है जहाँ पर नदी के ऊपर घर बने हुए होते हैं। इसी तरह हम नहर के ऊपर घर बनाएंगे। और अब तो यहाँ पर नहर का पानी भी बहुत कम हो गया है, तो यहाँ पर बसेरा करना थोड़ा आसान होगा। वैसे भी हमें यहाँ पर कुछ समय के लिए ही तो रहना है। इसके बाद संगीता इस बारे में रोहन और घर के बाकी सदस्यों को भी बताती है और सब संगीता की बात से सहमत तो हो जाते हैं। हाँ, आइडिया तो ठीक है और हमारे रहने के लिए भी जगह हो जाएगी। ठीक है, फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसके बाद संगीता, यश और रोहन वहीं पास के खेत में जाते हैं जहां पर बहुत सारे बांस के डंडे और बहुत पेड़ पौधे थे। तो वहां से वो लोग थोड़ी सी लकड़ी काट लेते हैं। गर्मी में तो कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल हालत ही खराब हो जाती है। अरे कोई बात नहीं, अब हमें करना ही होगा, हमें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। उसके बाद सभी लकड़ी और बांस के डंडे लेकर घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो और मिट्टी और घास इकट्ठा करते हैं और उन्हें भी लेकर आते हैं। अब हमारा जो खेत में नहर के बिल्कुल पास में ही जो जमीन है ना, वो थोड़ी सी जमीन खाली है। हम आधे से जमीन पर बनाएंगे और बाकी का घर नहर के ऊपर पुल बनाकर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जमीन में ज्यादा स्पेस नहीं है और हमारा स्टोरेज रूम भी बहुत छोटा है। क्या बात है भाभी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे जरा डर लग रहा है। क्या नहर के ऊपर घर बनाना सेफ रहेगा? देखो, बहुत ज्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी में बहुत तेज धूप होती है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा तप जाते हैं। ऐसे में हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही होगा। अब नहर का पानी काफी कम हो गया है, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब उसके बाद सब लोग घर बनाना शुरू करते हैं। आज उन्होंने जमीन पर पीछे की सिर्फ
एक दीवार को ही तैयार किया था। उन्होंने लकड़ी और मिट्टी को अच्छी मोटी लेयर के साथ तैयार करके उसको घास से ढक दिया था। इस तरह एक दीवार तैयार हो जाती है। और आज क्योंकि सबने बहुत काम किया था तो सब बहुत थक गए थे, क्योंकि उन्होंने मिट्टी और घास और डंडों को भी इकट्ठा किया था और साथ में पेड़ भी काटा था। खाना बन गया है, आप सब खाना खा लीजिए। सब लोग खेत में ही बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे खुले आसमान के नीचे खाना खाने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आसपास कोई घर नहीं है, थोड़ी दूरी पर ही है। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आना हमारी मजबूरी है, अब हमें एडजस्ट करना तो सीखना ही होगा। इसके बाद सब खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह बगल के खेत में काम करने वाले वहां पर जब आदमी आते हैं तो, अरे भाई साहब, आजकल आप सब खेत में आ रहे हैं लेकिन इतना सारा सामान लेकर आए हैं और यहीं पर खाना पीना कर रहे हैं, क्या बात है? वो दरअसल किसी वजह से हम अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर रहेंगे, बस उसी के लिए थोड़ा बहुत सा ये काम कर रहे हैं। उसके बाद महेश वहीं पर बाकी सबसे इस बारे में बात करता है। बताओ तो जरा, ऐसे खेत में रहना अच्छा लगता है, बहू बेटियां भी है। हाँ, मैंने सुना है इन्होंने शायद किराया नहीं दिया था और मकान मालिक के घर में कुछ गड़बड़ कर दी थी, इसलिए इन्हें घर से निकाल दिया गया और उसके बाद इन्हें कोई कमरा नहीं दे रहा था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि खेत में ही रहने लग जाओ। अड़ोसी पड़ोसी तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन संगीता और उसके परिवार वाले इन सब बातों को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस कर रहे थे। आज उन्होंने बाकी की 2 दीवार भी तैयार कर ली और उसके बाद उन्होंने लकड़ी के फट्टों से नहर के ऊपर पुल बनाना शुरू किया। उन्होंने बड़ी बड़ी रस्सी ली और लकड़ी के डंडों के ऊपर पुल को बिछाकर उसे तैयार कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक बड़ा सा बेस बनाया और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर अपने एक कमरा भी बना लिया। चलो, हमने नहर के ऊपर एक पुल भी बना दिया है और उसके साथ में उसके ऊपर बड़ा सा जमीन का फर्श का भी बेस तैयार करके उसके ऊपर 3 दीवार खड़ी कर रहे हैं। अब हम बाकी का काम कल करेंगे। घर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इस तरह पूरा परिवार काफी मेहनत कर रहा था और संगीता के बताए अनुसार सब लोग उसी तरह से काम कर रहे थे। सभी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले दिन फिर से सबने अपना काम शुरू किया और उन्होंने नहर के एक तरफ जमीन पर बहुत सारी लकड़ी के डंडे लगा दिए और एक फेंसिंग तैयार कर दी ताकि कोई भी वहां पर नहर में न गिर जाए। उन्होंने सारा काम सेफ्टी से शुरू किया। उसके बाद सब घर बना रहे थे। चलो थोड़ी देर सब आराम कर लेते हैं, मैं सबके लिए नींबू का शरबत बनाकर लाती हूँ। संगीता सबके लिए नींबू का शरबत लाती है और उसके बाद फिर से काम शुरू करते हैं। आधा घर जमीन पर था और आधा घर नहर के ऊपर, क्योंकि वहां पर उनका खेत था और वो खेत की जमीन को घर बनाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर उसके बाद वो खेती कहाँ पर करते, फिर उनका घर बार कैसे चलता। इस तरह पूरा ढांचा तैयार हो जाता है। ये तो बहुत सुंदर बना है, एक कमरा है और साथ में एक बड़ा सा हॉल है। घर तो बन गया, लेकिन रसोई और बाथरूम कहाँ बनाएंगे? मम्मी जी, रसोई बनाने के लिए हमें स्पेस की जरूरत ही नहीं है। हम घर के अंदर बर्तन रख लेंगे और थोड़े बर्तन में स्टोरेज रूम में रख लूंगी। उसी के पास चूल्हा डालकर वहाँ पर एक अपनी घास की छत तैयार कर लूंगी और इस तरह मेरी ठंडी सी ओपन किचन तैयार हो जाएगी। घर के अंदर खाना बनाने में गर्मी भी लगती है और धुएं से भी सब परेशान हो जाते हैं। रसोई तो बाहर ही ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन बाथरूम कहाँ होगा? हम इसी के साथ में बाथरूम बनाएंगे। मैं तो सोच रही थी कि नहाने का काम तो हमारा नहर में हो जाएगा और इसी के पास जो हमने लकड़ी की पेंसिल की है वहीं पर एक बहुत ही छोटा सा कमरा बना देंगे और नहर के पानी से ही हम फिर वहां नहा लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब ये नहर ही हमारा सब कुछ है और यही ही सब कुछ करना है। इस तरह घर वालों ने पूरा प्लान तैयार कर लिया और अब उनका घर तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उन्होंने घर के अंदर अब मिट्टी और घास से लीपना शुरू कर दिया ताकि उनका घर बहुत ही ज्यादा ठंडा रह सके। अरे रिया, तुम जरा मोटी परत लगाओ, वरना इस तरह तो गर्मी अंदर आ सकती है। घर के बाहर वाली दीवार पर भी हमें मोटी परत ही लगानी होगी ताकि हमारा घर ठंडा रह सके। यहाँ पर घर बनाने का मकसद हमारा सिर्फ रहना ही नहीं, हमारे घर को ठंडा भी करना है। ठीक है भाभी, मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप जैसे कह रही हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। इस तरह सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनके घर तैयार हो जाते हैं, लेकिन फर्श पर उन्होंने एक अलग तरह की तकनीक अपनाई थी। संगीता ने फर्स्ट में बांस के डंडों का पाइप बनाकर उसे जमीन पर फिक्स कर दिया था और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी की मोटी लेयर लगा दी थी। उसके बाद एक पाइप उसने सीधा मिट्टी से बाहर निकालकर ऊपर की तरफ खड़ा कर दिया था। उसके बाद जब वो उसे पाइप के अंदर पानी डालते तो पूरे फर्श के अंदर ऑटोमेटिकली पानी चला जाता और इस तरह जमीन की मिट्टी वाली लेयर ठंडी हो जाती। भाभी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हाँ बिल्कुल।
तभी संगीता का बेटा चिंटू रोने लगता है और संगीता उसे जाकर अपनी गोद में खिलाने लगती है। क्या हो गया लाला, मेरा प्यारा बेटा क्यों इतना परेशान हो रहा है? अब तो तेरे लिए देख ठंडा घर बन रहा है, अब तुझे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह पूरा घर तैयार हो जाता है, लेकिन अब संगीता मिट्टी का कूलर भी बनाती है। वो मिट्टी का एक बेस तैयार कर लेती है। उसका पूरा ढांचा तैयार करने के बाद, ये क्या है? हम इसका कूलर बनाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। तुमने सच में बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। मैं कुछ दिन में मोटर खरीद लूंगा और उसके अंदर फिक्स कर दूंगा। अब इस तरह सब उसी घर में रहने लगते हैं। और वहीं खेत में संगीता की अब ठंडी रसोई भी थी, जिसने धूप से बचने के लिए ऊपर बांस और मिट्टी का शेड तैयार कर लिया था। और वहीं पर उन्होंने नहर के बिल्कुल पास में ही एक बाथरूम भी तैयार कर लिया था। इस तरह उनका नहर के ऊपर ठंडा ठंडा घर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ सब अब दिन में खेत पर काम करते थे और काम करने के बाद वहीं पर आराम भी कर लेते थे। जब ये सब पड़ोसी देखते हैं तो, अरे भाई, इनका घर तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। सही कह रही हो, मैं जरा एक बार उनके घर में जाकर देखती हूँ। इन्होंने बाहर से तो अच्छा घर बनाया है, लेकिन देखते हैं अंदर कैसा है। सरला वहां पर जाती है और उनके घर को अंदर से देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर काफी ज्यादा ठंडक थी। घर में तो बहुत ही ज्यादा ठंडक है, लेकिन उससे भी ज्यादा ठंडा फर्श कैसे लग रहा है? क्योंकि हमारी भाभी ने जादू किया है आंटी जी। उन्होंने जमीन के नीचे बांस की लकड़ी से ऐसे पाइप बनाया है कि जब हम निकली हुई एक बांस की लकड़ी की पाइप में जब पानी डालते हैं तो पूरा फर्श गीला होकर ठंडा हो जाता है। वैसे मानना पड़ेगा, घर तो सचमुच तुमने बहुत अच्छा बनाया है। एक घर बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। वहीं पड़ोसन जो कुछ दिन पहले उनकी बुराई कर रही थी, आज उनकी तारीफ कर रही थी। अब संगीता अक्सर अपने नहर वाले घर की छत पर भी घास रखकर उसे गीला कर देती थी, ताकि घर के अंदर ठंडक आ सके। उसने वहीं पर ठंडा बाथरूम और ठंडी रसोई भी बनाई थी, लेकिन साथ में उसने घर को ठंडा करने के लिए घर के अंदर लेव को गीला करती थी। उसने सबके लिए घास का एक मुलायम बिस्तर भी बनाया और उसे हल्का सा गीला करके उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रखकर सब उसके ऊपर बैठे थे। इस ठंडे बिस्तर पर भी कितना मजा आ रहा है। अरे देखो तो जरा, चिंटू भी कितना खुश हो रहा है इस बिस्तर पर लेटकर। इसकी घमौरियां भी खत्म हो गई हैं। दादू अच्छा अच्छा है। चिंटू की इस बात पर सब हंसने लगते हैं और इस तरह उन्होंने अपने घर को तैयार कर लिया और अब उन्हें वहां पर कम गर्मी लग रही थी। एक दिन अब रोहन घर पर मोटर लेकर आता है। देखो, मैं मोटर लेकर आ गया हूं, अब हम इसे अपने कूलर में फिट कर लेंगे। सब आराम से अपने ठंडा घर में बैठे थे, लेकिन संगीता बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। संगीता रोहन को साइड में लेकर जाती है। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, मैं अभी जाती हूँ, बाद में आऊंगी। मुझे एक सहेली के घर जाना है, वो एक मुसीबत में है। अगर कोई बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर संगीता वहां से चली जाती है, लेकिन रात होने पर भी वो घर वापस नहीं लौटती। आखिर बहू कौन सी सहेली के घर गई है, जरा बता तो सही। तुझे तो पता नहीं है क्या? रात हो गई है लेकिन बहू का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं भाभी कहाँ चले गई। चिंटू भी रो रहा है। रात को ही रोहन और यश पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने जाते हैं। भाई ठीक है, हमने आपकी कंप्लेन लिख ली है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उन्हें गायब हुए 24 घंटे नहीं हुए हैं ना। लेकिन अगर किसी को 24 घंटे में कुछ हो जाए तो क्या आप 24 घंटे तक ही इंतजार करेंगे? देखो, तुम्हें हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। कंप्लेन लिख लिया है ना, अभी जाओ यहाँ से। माफ करना साहब, तुम घर चलो। उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन संगीता घर वापस आती है। उसकी हालत काफी खराब थी और उसे इस तरह देखकर सब बड़े परेशान हो जाते हैं। तुम कहाँ चली गई थी? बेटा, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई है? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। बताओ बेटा। बस कुछ घुटने पीछे पड़ गए थे तो बस इसलिए। ज्यादा नहीं बोलती और अंदर चली जाती है। अब संगीता वहां रहती है, लेकिन उसका व्यवहार बड़ी अजीबोगरीब था। उसकी बात करने का तरीका सब कुछ बड़ा अलग था। जैसे एक दिन चिंटू जब बहुत रो रहा था तो, अरे बेटा, तुम जरा चिंटू को चुप करा दो। संगीता चिंटू को लेती है, लेकिन चिंटू चुप नहीं हो रहा था। अरे मुन्ना, चुप हो जा। संगीता चिंटू को लेकर बाहर जाती है। मम्मी, आपको लग नहीं रहा कि भाभी में कुछ गड़बड़ है? वो चिंटू को मुन्ना बोल रही है और साथ में उनका बात करने का तरीका भी काफी ज्यादा बदल गया है। सच कहूँ तो बेटा, मुझे भी बड़ी गड़बड़ सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पहले वाली संगीता ही नहीं है। इस तरह घर वालों को शक होता है और उसके बाद सब जब शाम को नहर में तैर रहे थे तो संगीता जब सबके लिए खाना बनाकर लाती है तो आज फिर से खाना जला हुआ था। क्या बात है, आजकल तुम खाना ठीक से नहीं बना रही हो? कुछ नहीं, बस जो भी मेरे साथ हुआ उसी की वजह से मैं काफी परेशान रह रही हूँ।
कहीं पर भी मन नहीं लगता और बस डर लगता है। इस तरह संगीता बहाना बनाती है और अब सब उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन चिंटू भी अब संगीता की गोद में ज्यादा देर नहीं रहता था। एक दिन, भाभी अच्छा हुआ कि आपने ये नहर वाला घर बना दिया। अब तो हमारे पास मिट्टी का एक कूलर भी है। सच में आपने हमारे लिए कितना किया है। हाँ हाँ। लेकिन संगीता आगे कुछ ज्यादा बात नहीं कर रही। ये सब बातें सभी को बहुत ज्यादा खटक रही थी और एक दिन वहां पर संगीता के मायके वाले आते हैं और संगीता को देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। नेहा तुम? जब संगीता की माँ संगीता को नेहा कहती है तो सबके होश उड़ जाते हैं और तभी वहां पर संगीता पुलिस वालों के साथ आ जाती है। एक साथ दो संगीता को देखकर सब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? नेहा मैडम, आपको धोखेबाजी और मर्डर करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस वाले नेहा को गिरफ्तार करके वहां से लेकर जा रहे थे और वो रोते हुए कहती है, मम्मी पापा मेरी मदद करो। तुमने भागने से पहले और अपनी बहन को मारने से पहले जब एक बार भी नहीं सोचा तो हम क्यों सोचेंगे? अब तुम अपनी सही जगह पर जा रही हो। पुलिस वाले जब संगीता की जुड़वा बहन नेहा को गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं तब सभी के सवालों का जवाब देते हुए, जानती हूँ आप सब कंफ्यूज हो रहे हैं। दरअसल संगीता और नेहा दोनों जुड़वा बहनें थी। नेहा एक लड़के को पसंद करने लगी थी और उसके साथ भागकर शादी कर ली। हमारे गांव में बहुत बदनामी हुई और हमने गांव छोड़ दिया। लेकिन हमें डर था कि हमारी दूसरी बेटी भी कहीं ऐसा न कर दे, तो हम इसके लिए रिश्ता देखने लगे। लेकिन जिसको ये बात पता चलती वो हमारे साथ रिश्ता करता ही नहीं। तब हमने ये बात छुपाना बंद किया और झूठ बोलकर आपसे शादी करवा दी कि हमारी सिर्फ एक बेटी है। उसके बाद नेहा ने मुझे कॉल करना शुरू किया और बताया कि उसकी जिंदगी बहुत खराब हो गई है। उसका पति अक्सर दारू पीकर उसे मारता था, उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता था और उसे बस घर में कैद रखता था। मैं उससे बात करती थी और अपनी जिंदगी के बारे में सब बताती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अंदर ही अंदर मुझसे जलने लगी है। उस दिन नेहा ने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया और जब मैं उसके घर गई, नेहा मैं तुम्हारे घर के अंदर आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? पीछे से नेहा आती है और संगीता का मुंह एक कपड़े से ढक देती है, जिसके बाद उस पर लगी दवाई की वजह से वो बेहोश हो जाती है। मैंने तुम्हें तिजोरी से 2 लाख दे दिए हैं और तुम ये दवाई 3 दिन तक इसे दे देना। अपने आप इसका दिल फेल हो जाएगा और उसके बाद इसकी मौत हो जाएगी और मेरा पति इसे नेहा समझकर इसका अंतिम संस्कार कर देगा और मैं अपनी बहन की जिंदगी आराम से जीऊंगी, क्योंकि उसका ससुराल भले ही गरीब है पर उसकी इज्जत सब करते हैं। मेरा परिवार मेरा त्याग कर चुका है और मेरा पति मुझे तलाक नहीं दे रहा है और वो कहीं से भी मुझे ढूंढ लेगा। साइको है वो। नेहा अपनी नौकरानी को यह ऑर्डर देकर चली जाती है, लेकिन उसे संगीता पर तरस आ जाता है। अगले दिन जब संगीता को होश आता है तो ये सारी बात बता देती है। साहब के आने से पहले आप यहाँ से चले जाइए, वरना यहाँ पर आप भी फंस जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब सुनकर सब काफी हैरान हो गए थे। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे सच छुपाया। संगीता हमारे पास आई लेकिन वो दवाई काफी खतरनाक थी तो कुछ दिन अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा और इसलिए हम यहाँ पर आने में लेट हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन अब सब ठीक हो गया है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। इस तरह सबके सामने सच आ जाता है और संगीता के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, इसलिए सब कुछ समझते हुए उन्होंने बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया और अब संगीता के साथ वो आगे की जिंदगी अपने नहर वाले घर में अच्छे से जी रहे थे। बेटा चलो थोड़ी देर नहर के ठंडे पानी में नहा लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। बस मम्मी जी, चिंटू भी सो रहा है और रिया वहीं पर अपना काम कर रही है, तब तक हम थोड़ी देर नहर में नहा लेते हैं। इस तरह वो सब खेत के पास नहर के ऊपर बने हुए घर में रह रहे थे और इस बार जब सब फसल अच्छे से हो जाती है तो इस बार आप सेठ को फसल मत दीजिए, क्योंकि बहुत कम दाम पर हमें उन्हें फसल देनी पड़ती है। वो हमसे सिर्फ 2 किलो में लेकर बाहर बाजार में 20 या 30 रुपए किलो बेचते हैं। अब से हम खुद अपनी सब्जी बेचेंगे और खेत का काम हम संभाल लेंगे। वैसे भी आपको शाम को ही जाकर थोड़ी देर बेचनी होगी सब्जियां। तुमने सही कहा। मेरे दोस्त के पास अब तो खुद का एक वेयर हाउस है। अब हम वहां पर अपनी सब्जी स्टोर कर लेंगे और उसे मैं किराए दे दूंगा। मैं खुद भी अब बाहर से और सब्जी लेकर बेच सकता हूँ। इस तरह इस आइडिया से रोहन और संगीता को बहुत मुनाफा होता है और वो खेती करने के साथ सब्जी बेचना भी शुरू करते हैं और बाहर से सब्जी लेकर अच्छे दाम पर बेचते हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा होता है। और फिलहाल वो अपने नहर के ऊपर बने ठंडे ठंडे घर में अच्छे से रहते हैं।